कहने को तो ये कहानी जापान की है, पर जापान इस कहानी का आखिरी छोर है। इसका पहला सिरा चेन्नई के शीशाचलम जंगल से शुरू होता है। इस घने जंगल के बीचों बीच लाल चंदन पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इस लाल चंदन की कीमत सोने से कम नहीं है और इसीलिए इस चंदन की इल्लीगल स्मगलिंग की जाती है। ट्रक्स और लॉरीज के थ्रू पहले चेन्नई से चाइना और फिर बाद में चाइना से समुद्र के रास्ते होते हुए ये चंदन सीधा जापान भेजा जाता है। जापान में लाल चंदन की बहुत ज्यादा डिमांड है। दरअसल जापान में शादियों के वक्त एक रिचुअल किया जाता है, जहां एक पति अपनी पत्नी को लाल चंदन की लकड़ी से बना बेशकीमती वॉयलिन गिफ्ट करता है। इस छोटे से वॉयलिन की कीमत लगभग 8 लाख रुपए होती है। पूरी कहानी चेन्नई में पाए जाने वाले लाल चंदन की इल्लीगल स्मगलिंग के बारे में है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट पुष्पा सड़क से महल तक का रास्ता तय करता है। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको हॉलीवुड से लेकर साउथ तक की मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे। पुष्पा लाल चंदन की डिलीवरी करने जाता है, पर बीच में ही उसे पुलिस रोक लेती है। वो पुलिस को रिश्वत देता है और माल लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुष्पा की लाइफ का एक सिंपल सा असूल है, वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगा और इसीलिए अपनी मालिक को झूठी रिस्पेक्ट दिखाने और उनसे दबने की जगह वो काम ही छोड़ देता है। उसे देखकर एक और मजदूर केशव भी अपना काम छोड़ देता है और उसके पीछे चला जाता है। गांव में 2 ट्रक्स भरकर 2 अलग अलग काम के लिए मजदूरों को ले जाया जाता है। एक के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं और दूसरे के लिए 1000। पुष्पा 1000 वाले ट्रक में चढ़ जाता है, ये जानते हुए कि वो गैर कानूनी काम है। वहाँ से सभी मजदूरों को जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें लाल चंदन की लकड़ियाँ काटने का काम दिया जाता है। वो लकड़ियाँ काट ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर तभी पुष्पा उन्हें कहता है कि उन सब ने इतनी मेहनत की है और अब यहाँ से वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पुलिस उन तक पहुँचे उससे पहले वो सब मिलकर सभी लकड़ियों को छुपा देते हैं। डीएसपी गोविंद वहाँ आता है और माल के बारे में पूछताछ करता है। पुष्पा उनसे कहता है कि खुद डीएसपी आए हैं, इसलिए उनकी इज्जत रखने के लिए उन्होंने माल छुपा दिया है, वरना अगर वो चाहता तो उनकी आंखों के सामने से वो माल ले जाता। सब मजदूर ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पुष्पा गोविंद को डराता है और कहता है कि पुलिस इतने सारे मजदूरों के आगे टिक भी नहीं पाएगी और इसीलिए उस वक्त गोविंद के पास वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ये पहली बार था जब कोई गोविंद के हाथों बच निकला हो। ये देखकर केशव बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अब से वो पुष्पा का राइट हैंड बन जाता है। सब मजदूर अपना काम खत्म कर जा ही रहे होते हैं कि गोविंद पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ वापस आ जाता है। पुष्पा इस सब के बीच उन्हें चकमा देकर उनकी आंखों के सामने ट्रक से निकल जाता है और ट्रक कहीं छुपा देता है। इतना ही नहीं, वो आगे होकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि पुष्पा गांव के एक बड़े आदमी मुलेटी वेंकट रमन का नाजायज बेटा है। वेंकट रमन पहले से ही शादीशुदा था, पर वो पुष्पा की माँ से बहुत प्यार करता था। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी और उनके जाने के बाद पुष्पा के सौतेले भाई ने उसे और उसकी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुष्पा के नाम के आगे उसके पिता का नाम लगे। आगे माल का पता लगाने के लिए उसके मालिक पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं। पुष्पा के नए बॉस का नाम है रेड्डी। ये 3 भाई हैं, कोंडा रेड्डी, चक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी। कोंडा रेड्डी स्मगलिंग सिंडिकेट का एक मेन हिस्सा है, जो पूरे धंधे को सुपरवाइज करता है। चक्का रेड्डी पूरे बिजनेस को संभालता है और जॉली, जो सबसे छोटा भाई है, कहने को तो बिजनेस का हिस्सा है, पर उसका पूरा टाइम सिर्फ शराब और लड़कियों के पीछे ही गुजरता है। उसकी नजर जिस भी लड़की पर पड़ जाती है वो उसे नहीं छोड़ता। जक्का जॉली के साथ पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और उसे माल के बारे में पूछता है, और साथ ही ये भी कि पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी उसने आखिर अपना मुंह क्यों नहीं खोला। पुष्पा उसे कहता है कि पुलिस को माल के बारे में बताकर उसका कोई फायदा नहीं होता और इसीलिए वो माल की जानकारी के बदले 5 लाख रुपए की मांग करता है, साथ ही पुलिस से रिहाई भी। जक्का मान जाता है और पुष्पा उन्हें माल लौटा देता है। जॉली माल मिलने के बाद पुष्पा की बेइज्जती करके उसे कार से उतार देता है। कहता है कि वो अपनी औकात की गाड़ी से वापस घर जाए। पुष्पा तुरंत उस 5 लाख रुपए से एक कार खरीद लेता है और उसी कार से जॉली रेड्डी के सामने आता है। कोंडा रेड्डी ने मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई होती है, जहां पुष्पा भी आता है। सब मजदूर कोंडा को बोलते हैं कि जब से डीएसपी गोविंद आया है, लकड़ियों को काटने से लेकर उन्हें गोडाउन तक लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुष्पा तभी कोंडा को कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे कोई भी ट्रक कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। वो ट्रक को बीच में से काट कर 2 हिस्सों में बांट देता है। नीचे चंदन रखा जाता है और फिर वेल्डिंग करके आधे हिस्से में दूध भरा जाता है, जिससे सबको ये लगे कि दूध का व्यापार किया जा रहा है। पुष्पा पहला ट्रक जैसे ही गोविंद
गोविंद के चेक पॉइंट से क्लियर करवाता है कोंडा रेड्डी जक्का को बोलता है कि पूरा काम अब पुष्पा को सौंप दिया जाए और जक्का सिर्फ उसे सुपरवाइज करे। कोंडा पुष्पा को इसके बदले हर लोड के लिए 5 लाख रुपए ऑफर करता है, पर पुष्पा 4% की पार्टनरशिप मतलब 4 लाख रुपए की डिमांड करता है। वो केशव से कहता है कि उसे 1 लाख रुपए का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करके अब वो कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन गया है, क्योंकि इस वक्त पुष्पा का इंटरेस्ट पैसे कमाने से ज्यादा पार्टनरशिप करने में होता है। आगे चल के पुष्पा को अपने साथ काम कर रहे एक मजदूर की बेटी श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है। वो केशव के थ्रू इनडायरेक्टली उसे पटाने की कोशिश करता है, पर श्रीवल्ली उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। पर फिर भी केशव किसी तरह पुष्पा और श्रीवल्ली को 1-2 बार मिलवा ही देता है। इस दौरान गोविंद कोंडा रेड्डी के ट्रक को पकड़ लेता है। श्रीवल्ली के पिता के साथ एक और मजदूर पकड़ा जाता है। गोविंद दोनों से कहता है कि करीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई से बाहर जाने वाला है, जो मंगल सीनू का है, और वो अपना माल कोंडा रेड्डी के गोडाउन पर रखने वाला है। अगर वो दोनों उसकी जानकारी गोविंद को दे देंगे तो न सिर्फ वो उन्हें छोड़ देगा, बल्कि रिवॉर्ड के रूप में 50 लाख रुपए भी देगा। श्रीवल्ली के पिता ये सोचते हैं कि उसकी शादी में ये पैसे काम आ जाएंगे, इसलिए दोनों फिर पुलिस से मिल जाते हैं। चेन्नई में हो रही चंदन की स्मगलिंग का मेन हेड मंगल सीनू है। कोंडा रेड्डी जैसे बहुत सारे व्यापारी अपना अपना माल मंगल सीनू को बेचते हैं, और मंगल सीनू करीबन 15 चेक पॉइंट से क्लियर करवा कर ये माल मुरुगन नाम के एक इंसान तक चेन्नई में पहुंचाता है। मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के गोडाउन में अपना माल रखवा देता है। माल गोडाउन से निकलवाने की पूरी जिम्मेदारी पुष्पा के ऊपर होती है, लेकिन पुष्पा के कहने पर भी माल गोडाउन से नहीं निकल पाता, क्योंकि जॉली रेड्डी उस रात एक लड़की को गोडाउन पर लेकर आ जाता है। ये बात श्रीवल्ली के पिता गोविंद को बता देते हैं, और वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ गोडाउन के लिए निकल जाता है। पुष्पा को ये समझ आ जाता है कि अब चाह कर भी वो लोग माल को सड़क के रास्ते नहीं ले जा पाएंगे, तो वो सारा माल नदी में बहा देता है और केशव को बोलता है कि जाकर डैम का पानी रुकवा दे। इसलिए पुलिस को गोडाउन पर कुछ नहीं मिलता। डैम के एक तरफ पूरा माल इकट्ठा हो जाता है और उसे वहाँ से पुष्पा निकलवा लेता है। पूरे सिंडिकेट को ये बात पता चल जाती है कि पुष्पा के कारण आज 200 करोड़ का माल पुलिस को टिप मिलने के बाद भी बचा लिया गया है। मंगल सीनू इसी खुशी में एक पार्टी देता है, जहां सिंडिकेट के सभी व्यापारी, पुलिस वाले, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर भी आते हैं। उसी पार्टी में पुष्पा को ये पता चलता है कि मंगल सीनू 1 टन माल के 2 करोड़ रुपए मुरुगन से लेता है और कोंडा रेड्डी और बाकी लोगों को सिर्फ 25 लाख रुपए देता है। पुष्पा ये बात जाकर कोंडा को बताता है और बोलता है कि वो जाकर मंगल सीनू से इस बारे में बात करे, पर कोंडा रेड्डी ये बात जानता है कि मंगल सीनू से बात करने का मतलब है कि खुद की मौत को न्योता देना। तो बड़ी ही चालाकी से पुष्पा को बोलता है कि वो जाकर मंगल सीनू से बात करे, और अगर वो पैसे बढ़ाने के लिए मान जाता है तो वो बिजनेस में उसे 50% की पार्टनरशिप देगा, और अगर वो नहीं मानता तो उस वक्त से कोंडा रेड्डी उसे नहीं जानता, ताकि मंगल सीनू उसे कुछ नहीं करे। पुष्पा कोंडा को बोलता है कि अगर बात करनी ही है तो कोंडा रेड्डी ही करे, वो नहीं करेगा। इस जश्न के बीच केशव श्रीवल्ली के पिता से पुष्पा और श्रीवल्ली के रिश्ते के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि पुष्पा मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। ये सुनकर वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। पुष्पा अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर जाता है, पर उनकी एंगेजमेंट के जस्ट पहले पुष्पा का सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और सबके सामने ये बोलता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है और उन्हें श्रीवल्ली का रिश्ता उसके साथ नहीं करना चाहिए। वो उसकी माँ की भी बहुत बेइज्जती करता है। पुष्पा ये सहन नहीं कर पाता और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, और इस सब के बीच उसकी माँ घायल हो जाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये सब देखकर श्रीवल्ली को भी पुष्पा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पुष्पा ये सब देखकर फाइनली डिसाइड करता है कि अब से वो अपने पिता के विषय में और चुप नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, वो किसी भी तरह का अन्याय नहीं सहन करेगा, फिर चाहे वो कोंडा रेड्डी हो या मंगल सीनू। वो वहाँ से सीधे मंगल सीनू के घर जाता है और उसे बोलता है कि अब से उसे 1 टन माल के बदले 25 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना वो माल सीधे चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। ये पहली बार था जब किसी ने मंगल सीनू के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो मंगल सीनू के फोन से ही मुरुगन को कॉल करता है और उसी के सामने मुरुगन से कहता है कि अब वो डायरेक्ट उससे चेन्नई में डील करेगा, अपना माल अब वो सीनू को नहीं बेचेगा। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मंगल सीनू के आदमियों की बुरी तरह पिटाई करके वो सीधे वहाँ से चेन्नई मुरुगन के पास माल लेके चला जाता है। वहाँ वो कोंडा रेड्डी को बोलता है कि 1 टन माल के बदले वो 1.5 करोड़ की डील कर रहा है। रेड्डी उसे जैसे ही हाँ बोलता है, पुष्पा से याद दिलाता है कि अब से वो 50% का पार्टनर है, तो माल का आधा हिस्सा अब से उसे मिलेगा। इस बीच जॉली रेड्डी को पता चल जाता है कि श्रीवल्ली के बाप ने ही उन्हें धोखा दिया था और पुलिस से मिल गए थे। जॉली से बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा, पर उसके बदले 1 रात के लिए उसे श्रीवल्ली चाहिए। श्रीवल्ली को जैसे ही ये पता चलता है, वो सीधे पुष्पा के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है। वो जानती है कि जॉली उसका बॉस है और पुष्पा उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा, पर वो मन ही मन पुष्पा को अपना पति मान चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई भी दूसरा इंसान उसे हाथ लगाए। पुष्पा को जैसे ही ये पता चलता है, वो जॉली रेड्डी को मार मार कर अधमरा कर देता है। जॉली उसे बोलता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा, पर बिना जॉली के
बताए कोंडा रेड्डी को ये बात पता चल जाती है कि पुष्पा ने ही जॉली की ये हालत की है और वो एक डील की आड़ में उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे मार सके। केशव को ये बात पता चल जाती है और वो पुष्पा को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ मंगल सीनू के आदमी आ जाते हैं और सीनू का साला कोंडा रेड्डी को मार देता है। सीनू और रेड्डी के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सीनू का साला अब जक्का रेड्डी को मारने वाला होता है, पर तभी पुष्पा वहाँ आकर उसे बचा लेता है और सीनू के साले को मार देता है। जक्का शॉक्ड हो जाता है कि पुष्पा ने उसकी जान क्यों बचाई जबकि वो खुद उसे मारने वहाँ लाया था। पुष्पा बोलता है कि ये रेड्डी और उसके बीच की बात थी और आज भी जक्का उसका पार्टनर है, तो अगर कोई भी बाहर वाला उस पर हमला करेगा तो पुष्पा उसे जरूर बचाएगा। कोंडा रेड्डी के मरने के बाद पूरे सिंडिकेट में हलचल मच जाती है। मिनिस्टर खुद एक मीटिंग बुलाता है जहाँ उसे मंगल, सीनू और रेड्डी के बीच हुई दुश्मनी के बारे में पता चलता है। पुष्पा मिनिस्टर को बताता है कि सीनू सिंडिकेट में सबको धोखा दे रहा है, 2 करोड़ के माल के बदले सिर्फ 25 लाख रुपए देता है। पुष्पा ये भी बोलता है कि सब व्यापारी अलग अलग पुलिस को रिश्वत देते हैं, अगर वो सब एक साथ हो जाए तो रिश्वत भी कम लगेगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। पूरी सिंडिकेट पुष्पा को सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि जक्का रेड्डी मिनिस्टर को बोलता है कि पुष्पा के आने के बाद ही व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा है और अब उसे ही सिंडिकेट की कमान संभालनी चाहिए। मिनिस्टर पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है और इस तरह पुष्पा अब पुष्पा से पुष्पा भाव बन जाता है। उसके सर पर मिनिस्टर का हाथ होता है और पुलिस उसकी जेब में, तो मंगल सीनू चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रही बात जॉली रेड्डी की, तो वो व्हील चेयर पर सिर्फ बदले की कल्पना ही करता रहता है। इसी दौरान पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी फिक्स हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। शहर में ऐसा कोई नहीं जो पुष्पा को छू भी पाए, पर तभी एंट्री होती है IPS ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत की। भंवर सिंह एक सेल्फ ऑब्सेस्ड ऑफिसर, वो आते ही मजदूरों को जंगल से उठा लेता है और 2 को गोली मारकर प्रेस में ये कहता है कि वो दोनों भाग गए हैं। पुष्पा को उसके आने की खबर लगती है और वो उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। अपनी शादी के कार्ड के साथ वो बैग भरकर रिश्वत भी ले जाता है। भंवर सिंह वहाँ सबके सामने पुष्पा को इंसल्ट करता है, बोलता है कि जो शर्ट उसने पहना है वो ब्रांडेड है और जो शर्ट पुष्पा ने पहना है उसका कोई नामो निशान नहीं। पुष्पा एक नाजायज औलाद है। इतना ही नहीं, वो पुष्पा से ये भी कहता है कि वो आज के बाद उसे सिर्फ सर कहकर ही एड्रेस करे। पुष्पा उस वक्त चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे से जब भी वो भंवर सिंह से मिलता है तो उसे सर कहकर ही बुलाता है, उसे अच्छी दोस्ती भी कर लेता है। पर पुष्पा अपनी शादी के दिन भंवर सिंह को मिलने बुलवाता है, उसके साथ दारू पीता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे वो दोनों मिले थे। भंवर सिंह उसे बोलता है कि पुरानी बातों को भूल जाने में ही भलाई है, पर पुष्पा उसे बोलता है कि अगर बात सिर्फ उसकी होती तो वो जाने देता। भंवर सिंह ने उस दिन उसकी माँ को इंसल्ट किया। वो चाहता तो उस दिन भी उसका जवाब दे सकता था, पर उस दिन उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था और वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो उसे उसके सारे कपड़े उतारने को बोलता है और बोलता है कि उसका ब्रांड कपड़ों के साथ ही उतर गया है। वो अगर नंगा गांव में जाएगा तो उसकी वर्दी के बिना उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचानेगा और न ही उसकी कोई इज्जत करेगा। इसके बाद वो खुद अपने कपड़े उतारता है और बोलता है कि उसका ब्रांड उसके कपड़े नहीं बल्कि उसकी रगों में बह रहा उसके पिता का खून है। वो अभी इसी वक्त बिना कपड़ों के निकलेगा तब भी पूरा गांव उसे पुष्पा भाव ही बुलाएगा, क्योंकि उसने यहीं से अपना सफर शुरू किया था। पर बिना वर्दी के शेखावत की कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं। ये कहकर वो वहाँ से सीधा अपने मंडप में चला जाता है। श्रीवल्ली उसे पूछती है कि सब ठीक तो है ना। वो उसे कहता है किसी ने पुष्पा सुनकर उसे फ्लावर समझने की गलती कर दी थी। वो उसे बता के आया है कि वो फ्लावर नहीं फायर है। वो उसे पूछती है तो फिर किस्सा खत्म हो गया ना, तो पुष्पा उसे बोलता है कि किस्सा अब शुरू हुआ है और ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। पर फिल्म की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।